हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनपीटीआई। आज के वीडियो में हम आपको oogenesis के बारे में जानकारी देंगे। तो पिछले वीडियो में आपने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम आपको oogenesis के बारे में बताएंगे। oogenesis क्या है? जो एक सेल जहाँ बनेगी उसका ये प्रोसेस है। कहाँ बनती है? अंडाशय में, यानी ओवरीज में। ओवरी में जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल मौजूद हैं, उनके डिवीजन से अंडाणुओं के यानी ओवम के बनने की क्रिया को हम बोलते हैं oogenesis। तो सीधी सी बात है कि ये क्रिया हमारी अंडाशयों में होती है। अंडाशय यानी ओवरीज। तो अंडाशयों में स्थित जर्मिनल एपिथेलियम यानी जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं के विभाजन से अंडाणुओं के बनने की क्रिया को हम अंडजनन या oogenesis कहेंगे। तो आइए देखें ये कैसे होगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 3 स्टेप उसी तरह के हैं जैसे आपने पीछे स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़े थे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने 3 फेज पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज। और एक वहाँ पर अलग प्रोसेस था स्पर्मियोजेनेसिस, वो यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर सीधे आपको मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन प्रावस्था, ग्रोथ फेज यानी वृद्धि प्रावस्था और मैचुरेशन फेज यानी परिपक्वन प्रावस्था, 3 के बारे में ही पढ़ना। लेकिन यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन फेज है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही कंप्लीट हो जाता है, यानी भ्रूणीय अवस्था में जो शिशु का जन्म होने से पहले ही, जब शिशु अवस्था में ही गर्भाशय के अंदर ही उसके अंदर अंडाशयों का निर्माण होगा भ्रूण के अंदर, तो वहीं पर भ्रूण के अंदर ही क्रिया शुरू हो जाती है जो हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाता है। यानी वहीं पर जो जननी के एपिथेलियम की कोशिकाएं हैं वो बार बार सूत्री विभाजन करके बहुत सारी नई सेल बनाती हैं जिनको ओगोनिया कहते हैं। तो ये इतना प्रोसेस भ्रूणीय अवस्था में ही पूरा हो जाता है। और जितने भी ये ओगोनिया बनते हैं शुक्र जनन की तरह ये अलग अलग नहीं होंगे। पीछे जो प्रोसेस आपने पढ़ा था उसमें देखा था आपने कि ये सारी कोशिकाएं अलग अलग थीं, लेकिन यहाँ उससे अंतर है। ये सारी ओगोनिया अलग अलग अपने समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और उसमें इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस तरह के जो ग्रुप होते हैं इन्हें हम फॉलिकल या पुटिकाएँ कहते हैं। तो इस तरह बहुत सारी फॉलिकल या पुटिकाएँ उस भ्रूण के अंडाशय में तैयार हो जाती हैं। यानी जब उसका जन्म होगा उससे पहले ही वहाँ पर ये इतनी पुटिकाएँ या फॉलिकल बन चुकी होंगी। और फिर बाद में जब उसमें आगे अगली यौवनावस्था का प्रारंभ होता है, तो जब उसमें सेकेंडरी कैरेक्टर शुरू होते हैं बनने, उस समय जो पुटिकाएँ वहाँ मौजूद हैं उन्हीं में से एक अंडाशय में कुछ पुटिकाएँ, थोड़ी सी, बहुत सारी नहीं, तो बन तो बहुत सारी हजारों की संख्या में होती हैं, लेकिन जो थोड़ी सी पुटिकाएँ हैं वो अपनी क्रियाशीलता शुरू करती हैं। और उस क्रियाशीलता में होता क्या है कि हर पुटिका के बीच में से कोई एक कोशिका अपना आकार बड़ा करना शुरू करती है और इस तरह आकार बड़ा करके वो प्राइमरी oocyte में बदल जाती है। अब ध्यान रखिएगा कि ये परिवर्तन एक पुटिका के अंदर हो रहे हैं। पुटिका यानी बहुत सारी ओगोनिया कोशिकाओं का एक समूह। तो उस पूरे समूह यानी पुटिका में से कोई एक कोशिका अपना आकार बड़ा करके प्राइमरी oocyte में बदल जाती है। और फिर इसके बाद मैचुरेशन फेज स्टार्ट हो जाता है यानी परिपक्वन प्रावस्था। तो ये जो कोशिका जिसने अपना आकार बड़ा किया, प्राइमरी oocyte में बदली, यही कोशिका अपना पहला विभाजन करती है जो अर्धसूत्री यानी मियोसिस डिवीजन होगा। और उस डिवीजन से 2 असमान कोशिकाएं बनती हैं। असमान का मतलब डिसिमिलर, यानी एक छोटी और एक बड़ी, 2 तरह की यहाँ कोशिकाएं बनेंगी। जो छोटी कोशिका होती है उसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी या प्रथम ध्रुवीय काय। और जो बड़ी कोशिका बनेगी वो कहलाती है सेकेंडरी oocyte।
अब ये जो पोलर बॉडी बनी, ये आगे के विभाजन में भाग नहीं लेगी, यानी आगे किसी तरह के डिवीजन में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। जो सेकेंडरी ओसाइट बनती है, ये फिर अगले चरण का दूसरा परिपक्व विभाजन करती है, जो माइटोसिस होगा। तो जब पहले अर्धसूत्री विभाजन हुआ था यानी मियोसिस हुआ, तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड थे, यहाँ वो हैप्लॉयड हो गए, और फिर यही हैप्लॉयड सेल आगे डिवीजन करेगी और अपने ही सिमिलर फिर से दो नई सेल बनाएगी, वो भी अनइक्वल होंगी यानी असमान होंगी, यानी फिर से एक छोटी और एक बड़ी दो कोशिकाएं तैयार होंगी। अब जो छोटी कोशिका बनी इसे हम बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी, और जो बड़ी कोशिका बनी वो कहलाएगी oocyte। अब ये जो पोलर बॉडी बनी, इनका यहाँ क्या रोल है, ये बाद में नष्ट हो जाएंगे क्योंकि इनका आगे कोई उपयोग नहीं है। और जो oocyte नामक कोशिका बनी, यही फिर आगे अंडाणु के रूप में परिवर्तन कर लेती है। तो जो फॉलिकल थी जिसके अंदर ये सारे परिवर्तन हुए, वो फॉलिकल जब तक ये परिवर्तन करती है तब तक हम उसे सामान्य फॉलिकल या पुटिका कहते हैं। लेकिन जैसे ही उसके अंदर ओवम यानी अंडाणु विकसित हो जाता है, उसका नाम बदल जाता है। अब हम उस पुटिका को कहते हैं ग्राफियन पुटिका। और जब ये ग्राफियन पुटिका तैयार हो जाएगी तो यानी उसके अंदर अंडाणु निर्मित हो गया, तो ये पुटिका फिर अंडाशय की सतह पर उभर आती है और अंडाशय की सतह पर बाहर उभर कर फट जाती है, और उसके इस तरह फटने से अंडाणु मुक्त हो जाता है। अंडाणु के मुक्त होने की इस क्रिया को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ओव्यूलेशन नामक एक प्रोसेस होने के बाद जो ग्राफियन पुटिका थी उसका नाम बदल गया फिर से, क्योंकि अब वो फट चुकी है। तो अब इस फटी हुई पुटिका को कहा जाता है कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। कब करेगी? अगर वो अंडाणु जो मुक्त हुआ वो निषेचित हो जाएगा। तो अगर अंडाणु निषेचित हो जाएगा तो कार्पस ल्यूटियम अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करेगी और हार्मोन स्रावित करती है। यह हार्मोन गर्भावस्था की स्थितियां बनाने का काम करते हैं। लेकिन अगर जो अंडाणु मुक्त हुआ, इसका निषेचन नहीं हुआ, अनिषेचित रह गया, तब क्या होगा? तब वो कार्पस ल्यूटियम फिर धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, यानी तब वो कोई कार्य अंतःस्रावी के रूप में नहीं करेगी। तो इस प्रक्रिया में भी पूरी जानकारी आपको उत्तर में बतानी है जो आपके पास पहुंच चुकी है। और इसका जो चित्र है ये आप सही ढंग से बनाएं, क्योंकि किताबों में देखिए चित्रों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कोई आकृति सही नहीं बनी होती है या कोई नाम गलत लिखे होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ आपको सामने लिखकर बता देते हैं, जिससे आप एक बार मैच कर लें, फिर आप अपनी किताब से उस काम को करें। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, तो आप अपना कंप्लीट कर डालिए वर्क। थैंक यू।